हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए कल की सीरीज को बढ़ाते हुए आज देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में समझते हैं। जो क्या है, सीटेट में बहुत कई बार अनेकों बार एग्जाम में पूछा है। ये वन लाइनर एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन सीटेट का एग्जाम देना चाहिए इसे गहरी पूर्णता से देखते जाए और ध्यान से देखिए। कह रहा है पहला 1 पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। क्या है, ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में का एक पेड़ है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। क्या है, रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। टोटल ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की ऊंचाई तक जाती है। इसकी जड़ क्या है, जो जड़ है ज़मीन में नीचे बिल्कुल 200 से 300 फीट की लगभग ऊंचाई तक नीचे जाती है। जब तक कि क्या हो जाए, वहाँ पानी तक इसकी जड़ें बिल्कुल पहुँच न जाए तब तक क्या नीचे ज़मीन में जाती रहती है। तीसरा पॉइंट क्या करा, जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला से पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्या, जब रेगिस्तान में पानी की कमी पड़ती है तो ये पेड़ ऐसा है, इसकी जड़ में पतला से पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। पतला पाइप में डालकर पाइप से पानी निकालकर अपना काम चला लेते हैं। आगे कह रहा है, रेगिस्तानी इलाका में बारिश नहीं होता इसीलिए वहाँ पानी के अभाव होता है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है इसीलिए वहाँ पानी से सस्ता क्या होता है, पेट्रोल होता है। ये देखिए, रेगिस्तान में क्या होता है, पानी नहीं होता, वहाँ पेड़ क्या होता है, वहाँ पेट्रोल सस्ता होता है जबकि पानी महंगा होता है। अब आगे देखेंगे जड़ की कार। इसकी जड़ की कार तो भोजन भंडार होता है। जड़ में क्या होता है, भोजन भंडार होता है। आगे पॉइंट देखेंगे इसका, क्या देखेंगे इसका आगे कह रहा है, पानी का अवशोषण करता है। ये खनिज लवण का भी अवशोषण करता है। जड़ का जो क्या है, भोजन का भंडार करता है। जो भोजन पेड़ पौधों को जो जड़ें खींचकर पेड़ की ऊंचाई शाखाओं तने तो क्या है, जड़ को खनिज पदार्थों को ऊपर तक पहुंचा ले जाता है और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट, पौधों को जकड़ना है, पौधों को सहारा देना। जड़ें क्या है, अगर जड़ें ना होती तो पेड़ तुरंत गिर जाता, बट जड़ों को ज़मीन में जकड़ा रहता है और उससे पौधा बिल्कुल खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। बिहू त्यौहार है। बिहू त्यौहार जानते ही असम में मनाया जाता है। ये क्यों मनाई जाती है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है। बिहू क्या है, बिहू त्यौहार में औरतें किस रंग के कपड़े पहनती, पीले रंग के बिल्कुल कपड़े पहनती हैं। कि कैसा कपड़ा पहनती है, पीले रंग का। बिहू कब मनाया जाता है, बिहू माघ में 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ कब शुरू होता है, 14 या 15 जनवरी को माघ में। आगे तो बोरा और ये कितनी बार, इसको कई बार ये पूछा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बोरा बोरा और चावल जिसमें है, जो असम में खाए जाते हैं, चिपचिपे चावल होते हैं। क्या कहते हैं, आपस में चिपचिपे रहते हैं चावल। आप यहाँ देखिए भारतीय राज्य और लोक नृत्य। अब देखिए भारतीय लोग, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मनाया जाता है, असम में बिहू, बिहार में जट जाटिन। क्या है, आप जिसको वीडियो की स्क्रैप करके आप इसे शास्त्रीय नृत्य आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग आज देखते हैं इसमें क्या, एस्किमो के घर यानी कि इग्लू के बारे में का, इग्लू कहाँ पाए जाते हैं, बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। एस्किमो के बारे में देख लेते हैं हम लोग आज।
एस्किमो। एस्किमो के घर यानी इग्लू। इग्लू एक छोटा सा घर होता है और बर्फ की चारों तरफ से ढके। गांव में देखते होंगे आप, जिसमें भूस वूस रखा जाता है, वो इग्लू की तरफ ही बना होता है बिल्कुल। एस्किमा अपना घर यानी कि इग्लू बर्फ से बना होता है। किसका बना? बिल्कुल बर्फ से बना होता है, क्योंकि बर्फ की दीवारें के बीच हवा अंदर उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। जो दीवारों के बीच जो है क्या होती है, हवा अंदर की जो गर्माहट उष्मा होती है बाहर नहीं निकलने देती है, और क्या उसमें रुक, जिसमें अंदर क्या है, सुमो के अंदर गर्म रहता है और बाहर तो बिल्कुल बर्फ ही ठंडा रहता है। एस्किमो यानी कि अमेरिका, रूस। देखिए एस्किमो, ये देखिए बिल्कुल किस देश में पूछेगा। अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड के आर्कटिका और उप नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं। एस्किमो में कौन कौन? ये लोग ही रहते हैं वहाँ के। अब आगे पॉइंट, मेन पॉइंट ये देखिए, भी बहुत बार पूछे बेलक्रो। कितने बार? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बेलक्रो। वो सो एक मिनट। देखिए बेलक्रो के बारे में, क्या एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार किया था। बेलक्रो का आविष्कार जार्ज दे मेंसलस ने किया था। किसने किया था? इनका नाम देखिए, सन 1948 में किया था। किस सन में किया था? बिल्कुल नहीं, 1948 में। इन्होंने यह विचार किसे उपयोग किया? कांटों वाली चीज़ों से आया था। इनका विचार किसे? कांटों वाली चीज़ों से आया था। बेल्को सैंडल में खुरखुरा हुआ सा हिस्सा है जिसे पहनने के बाद चिपकाया जाता है। आप देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल जो चप्पल वप्पल में जो पहनने के बाद चिपकाते हैं, या कोट वोट में भी रहता है, इसको ऊपर से चिपकाते हैं ना, जो उसको ही वेलक्रो कहा जाता है। ये क्या, एक बार रास्ते में घूम रहे थे, कटकले पदार्थ से पकड़ लिया और उसे ये उसका आविष्कार किया था सोयाबीन के बाद। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। सोयाबीन की फसल पकन पर फूट जाती, क्या करती है? फूट जाती है और उनके सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से? ऐसे सब दक्षिण अमेरिका से। तथा पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए थे? ये यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? देखिए ये सब यूरोप से आए थे। कॉफ़ी और भिंडी भी कहाँ है? कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आए थे। आइए पढ़ के, गड़ीसर झील कहाँ से आए? गड़ीसर झील। गड़ीसर झील भी कहा जाता है इसको। क्या? गड़ीसर झील को गड़ीसर झील कहा जाता है। एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन है। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है, यहाँ से अपने बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकता है। और ये वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। राष्ट्र हित में, देश हित में, सबका भला हो सके। अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। गड़ीसर झील, जिसे गड़ीसर झील भी कहा जाता है, भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर जिले में, कहाँ है पाई जाती है? जैसलमेर जिले में स्थित है। एक झील है, क्या स्थित झील है। इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावत जयसेन ने किया था। किसने किया था? रावत जयसेन ने। कब किया था? 1156 ईस्वी में। और बाद में क्या हुआ? बाद में 1367 में ईस्वी के आसपास गडसरी सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया था। क्या गया? पुनः फिर इसका निर्माण किया गया। आगे पर जैसलमेर में क्या होती है? बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश। साल में एक बार, 2 बार और कभी कभी तो
साल में एक भी बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में क्या होता है, बहुत बारिश कम होती है, इसीलिए वहाँ लोग क्या, एक जो राजा ये थे कुआं खुदवाए थे। झील तो जो बनवाए, लेकिन एक राजा खुजा भी कुआं खुदवाए थे उसमें। कभी कभी तो साल में भी एक भी बारिश नहीं होती है। ये देखिए, जैसलमेर में जब झील पानी से भर जाती तो लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। क्या हो, देखिए जैसे बिल्कुल वह जब झील भर जाती है पानी से, खुशी के मारे लोग पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। उत्तराखंड में दुल्हन की पूजा होती है। देखिए कुआं के बारे में, ये कुआं को बारे में मैं बता रही थी। कुआं के बारे में मेन पॉइंट देखिए क्या है। कुआं भी ये पेपर में पूछा हुआ है। कुएं और झील सूखने के कारण पानी को मीटर से निकाला पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी क्या है, कम होता जा रहा है। पहले झीलें भी कम हो रही हैं। जहां पहले वर्ष का पानी क्या करता, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था पेड़ के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी के सीमेंट से ढका दिया जाता था, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंचता है। आप देख रहे हैं कि हर जगह फर्श कर दिया जा रहा है, इसलिए जमीन में मिट्टी पानी कम जा रहा है और पानी की सूखा पड़ते जा रहा है, पानी की बिल्कुल कमी होती जा रही थी। ये देखिए सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी के बारे में। इनका उपयोग सामुदायिक संस्थान के रूप में किया जाता था। वे मुख्य रूप से वर्षा की कमी राज्य में निर्मित किए जाते थे। जब जल भंडार संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। क्या है, ये तो बहुत पुरानी प्रणाली। 1996 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश भी नहीं हुई। फिर लोग ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। देखिए 1996 ईस्वी में क्या है, 1996 ईस्वी में के आसपास बारिश नहीं हुआ तो लोगों को ध्यान आया कि उस इलाके में एक कुआं है या बावली है। कहाँ, 1996 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। क्या है, पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला। कूड़ा क्या, कुआं जो कूड़े कबाड़ी से भर चुका था कूड़ा, और लोगों को वहाँ पानी मिल गया। क्या क्या, लोग पानी मिल गया। प्यास से जोधपुर को बावली से पानी मिला। क्या मिला, पानी मिला। कुछ लोग सालों बाद अच्छी बारिश हुई और उबली बावली को लोग फिर भूल गए। क्या हो गए, फिर भूल गए लोग और कूड़ा में और फिर ढक गया। अब अलवर्णी के बारे में जान लेते हैं। अलवर्णी के बारे में जान लेते हैं। क्या अलवर्णी क्या कह रहा है। अलवर्णी हजारों साल पहले। क्या, अलवर्णी कौन था, अलवर्णी जो हजारों साल पहले भारत आया था। कहाँ से भारत आया, उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलवर्णी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को क्या ध्यान से समझा और जाना कि लोग तालाब की कला जानते हैं। वहाँ बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बने हुए हैं। अलवर्णी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें कब लिखा थी, 1973 ईस्वी में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलवर्णी के जन्म के 1 साल 1000 बाद मिली थी। अब आगे देखते हैं मृत सागर। अब ब्रेल लिपि के बारे में हम बिल्कुल देख लीजिए। ब्रेल लिपि क्या कर रहा है, ब्रेल लिपि कह रहा है। ब्रेल लिपि तो आप जानते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटा कागज पर लिखी जाती है। किस पे लिखी, मोटे, जिसमें एक नुकीली चीज से
बिंदु बिंदु बनाया रहता है और जो उभरा हुआ था। यह लिपि किसमें कितने 6 बिंदुओं पर आधारित है कि ब्रेल ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन को पढ़ने और लिखने के छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में नेत्रहीन फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने किया था। क्या किया था? लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल में उभरे हुए बड़े बिंदुओं को उंगलियों के सहारे से इसे पढ़ा जाता था। पूछता है एग्जाम में कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित थी? ये 6 बिंदुओं पर आधारित। इसे ये किसके लिए? अंधों के लिए, जो बंदे आँख से नेत्रहीन हैं उसको कागज को उभरे हुए स्पर्श करके देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं कौन सा लेटर है, कौन से क्या लिखा है। आज इतना ही तक, कल इसके आगे और बढ़ाया जाएगा सीरीज को। और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल NCERT का बेसिस में एक एक पॉइंट सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।